बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स। तो इस इंडक्शन मशीन का लफ्ज चैप्टर में इसलिए आया है कि इसमें मोटर भी डिस्कस हुई है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और एक जगह पे थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर भी इस्तेमाल हुआ है। तो मोटर जनरेटर बहुत होंगे तो वी कैन कॉल इट एज ए मशीन। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर्स का थोड़ा सा हम जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंडक्शन मोटर्स वाज इन्वेंटेड बाय निकोलस टेस्ला। टेस्ला की बहुत बड़ी इन्वेंशन है। टाइम इन 1888 18 सेंचुरी में इसकी इन्वेंशन हुई थी और ये 1856 से 1943 का इसका पीरियड है। इट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द रोटेटिंग मेंबर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडक्शन मशीन का और सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो है हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जो इंडक्शन मशीन होती है उसके अंदर हम एक्साइटेशन प्रोवाइड नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर लोड वेरी होता है तो सिंक्रोनिज्म मेंटेन होती है, और अगर इंडक्शन मशीन के अंदर लोड वेरी हो तो सिंक्रोनिज्म मेंटेन नहीं रहती। लेकिन अगर उसकी प्री डिफाइंड रेटिंग के अंदर वो वेरी करे तो वो सिंक्रोनिज्म तो कह सकते हैं, लेकिन यह है कि वो अपनी स्पीड को बरकरार रखेगा। लेकिन लोड उससे जरा सा और वेरी करता है तो वो सिंक्रोनिज्म मेंटेन नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनस मशीन्स लोड वेरी के साथ कांस्टेंट आउटपुट देती है और इंडक्शन मशीन्स के आउटपुट जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है जी, इस वजह से हमारे पास जो ग्रिड स्टेशन है वहां पे इंडक्शन मशीन्स नहीं होती। और इंडक्शन मशीन्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के अंदर बहुत बड़ी है। इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इसके आगे। लेकिन इसके और भी बहुत बड़ी खसूसियात है। स्ट्रांग होती है, रग्ड है जी, इस्तेमाल होती है, रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एंड आर लेस एक्सपेंसिव। ये कम एक्सपेंसिव होती है डीसी मोटर्स के ऑफ इक्वल पावर एंड स्पीड रेटिंग, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल स्पीड रेटिंग है जी 1200 आरपीएम और पावर रेटिंग है फॉर एग्जांपल डीसी मशीन की 12 मेगावाट। एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए। तो उस केस में हमारे पास लेस एक्सपेंसिव कौन होंगे? थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स। और इनकी आउटपुट पावर आप देख लें, मोर देन 10⁵ हॉर्स पावर। मैकेनिकल आउटपुट है 10⁵ हॉर्स पावर है। बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जनरेटर तो हमारे पास इस्तेमाल होता है इंडक्शन का रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के अंदर। इंडक्शन मोटर्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन ऑल मोटर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट वेयर वेरी हाई टॉर्क और फाइन एडजस्टमेंट स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जब वही आपको मैंने बात की, जो वेरिएशन आती है इससे इसके आउटपुट के अंदर भी वो होती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, इंडक्शन मशीन्स रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ रोटेटिंग मशीन्स that include induction motors, generators, induction frequency converters, power electronics में इंडक्शन फेज कन्वर्टर ये भी वहां पे समा होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लिप कपलिंग्स ये हमारे जनरेटर और मोटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया, ये इसका मुख्तसर सा जो है वो इंट्रो है। आगे है इंडक्शन मोटर एक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात समझाऊंगा आपको कि हमारे पास क्या होता है। टोटली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे फुलफिल होते हैं। हमारे पास थ्री फेज सप्लाई मिलती है, किसको? स्टेटर के 3 पोल्स को। ये स्टेटर के थ्री फेज सप्लाई मिलती है हम स्टेटर के कंडक्टर्स को। तो स्टेटर के 3 कंडक्टर्स हैं, 3 फेज है, ए बी एंड सी। इसको मिलेगी, ये क्या होंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? तीनों साइड से 120 डिग्री के शिफ्ट के साथ ये क्या होंगे? इंड्यूस करेंगे इसके अंदर रोटेटिंग सेक्शन के अंदर। तो रोटेटिंग सेक्शन के अंदर इंड्यूस होंगे तो ये कंडक्टर्स हैं, ये आप देख रहे हैं कंडक्टर्स हैं। और इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, इसको स्टार्टिंग बनाना है, डैम्पर वाइंडिंग भी। तो उसके अंदर इंडक्शन होती है, इंडक्शन हो गई। इंडक्शन के बाद क्या होगा? इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इस कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड करंट्स पैदा होंगे। जब करंट पैदा होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है, तो फील्ड इज वेरियंग, ये वेरियंग फील्ड है, एंड द कंडक्टर इज एट रेस्ट। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक हो गया। इसके इंडक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट्स होंगे। तो करंट गियरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्स अपॉन इट, तो फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगी और रोटेशन इसकी स्टार्ट होगी। और फिर ये जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और इसके जो पोल्स बन रहे हैं थ्रू इंडक्शन ये भी इसके साथ जो है वो करेंगे। उसके साथ इसकी रोटर की जो है स्टार्ट रोटेशन हो जाएगी। इसकी 1200 आरपीएम स्पीड होगी तो इसकी भी ये उस तक पहुंचेगा। नो लोड पे ये 1200 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है जी। और एक और बात याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर्स, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स
थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये बहुत बड़ी बात है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स बिहेव लाइक अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये थ्री फेज है प्राइमरी के, ये देख लें आप, ये प्राइमरी है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आगे इंडक्शन हो रही है, तो ये क्या है सेकेंडरी और आगे आउटपुट है। तो यहां से प्राइमरी से जो है फ्लक्स जो है वो इंड्यूस होगा थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंडरी के अंदर ये रोटर एज अ सेकेंडरी है, स्टेटर एज अ प्राइमरी है, तो इंडक्शन से फिर यहां से रोटेशन होगी और आउटपुट हमें मिलेगा मैकेनिकल। ठीक है, तो थ्री फेज मोटर्स बिहेव लाइक अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स, एक बात। दूसरी बात, थ्री फेज इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर एट नो लोड, इंडक्शन मोटर एट नो लोड बिहेव्स लाइक अ सिंक्रोनस मोटर। दे मेंटेन फुल सिंक्रोनिज्म एट नो लोड। नो लोड में स्टेटर और रोटर की जो फील्ड होती है आपस में फुली सिंक्रोनाइज्ड होती है। सो एट नो लोड इंडक्शन मोटर बिहेव्स लाइक अ सिंक्रोनस मोटर बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनिज्म फिनोमेना। ठीक हो गया। इसी तरह हम वो जो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मुख्तलिफ फेजेस हमने ली थी, वो भी डिस्कस किया था। और अभी हमने जो एसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर थ्री फेजेस लेकर हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, फिर फेजर हमने जो है वो डिस्कस की, फेजर रिप्रेजेंटेशंस। तो हमने तीन वेव्स ली, ए बी सी, रेड येलो ब्लू, और उनकी इक्वेशंस लिखी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120, याद होगा। फिर उसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किसकी तरफ आएगा, 60 आएगा, 120 आएगा, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। और आखिर में हमने देखा था कि रोटेशन आएगी किस तरह। इसको जो है वो ऑथर ने एक और तरीके से डिस्कस किया है, वो भी देख लें। हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हर फेज जो है नॉर्थ की तरफ भी रिप्रेजेंटेशन है उसकी वेव की, और नीचे साउथ की, ऊपर नॉर्थ की तरफ भी है और नीचे साउथ की तरफ भी है। ठीक है, अब 0 डिग्री भी हम अगर देखें तो सबसे पहले कौन सी फेज मैक्सिमम है, ए फेज मैक्सिमम है। ठीक है, और 0 डिग्री पे साउथ भी वीक है, माइनस में चला गया, ये देख रहे हैं। और नॉर्थ में ए मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम हो गया। ठीक है, नॉर्थ में। और साउथ की तरफ हम अगर देखें तो बी और सी नीचे यहां पे हैं, तो ये वीक साउथ पोल है। ये क्या है, वीक साउथ पोल। तो ए क्या है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया, और ये नॉर्थ की तरफ है तो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल। तो एक नॉर्थ हो जाएगा, दो वीक साउथ पोल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो फील्ड आर एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, डायरेक्शन किधर बनेगी, रिजल्टेंट ऊपर से नीचे की तरफ 0 डिग्री। फिर इसी तरह यहां पर बनेगी, फिर देखेंगे यहां से बाहर निकलेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसी तरह ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री में हमारे पास कौन सी रोटेशन बनी, देखें यहां से इस तरफ मूवमेंट हो रही है, फिर इस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, इसकी काउंटर क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन बनेगी। तो ये तरीका भी है इसको अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, और जो आसान जो ज्यादा थोड़ा सा है वो हमारे पास जो हम लोगों ने एसी कॉन्सेप्ट्स में फेजर डायग्राम्स बनाई थी, उससे बहुत अप्रोप्रिएट तरीका होता है। ये भी है, इससे भी आप कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। रिवर्सल ऑफ रोटेशन, फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर लें। मोटर को पहले स्टॉप करेंगे, फेज सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे तो आपके पास रेड ब्लू येलो से रेड येलो ब्लू कर दें, और आपके पास जो है एबीसी से एसीबी कर दें, तो आपके पास जो क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज आ जाएगी। मोटर कंस्ट्रक्शन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर सेम कंस्ट्रक्शन होती है स्टेटर की और रोटर की, चीजें फर्क नहीं होती। फर्क कहां पे आएगा, एक्साइटेशन का फर्क आएगा। वहां यहां पे एक्साइटेशन देते हैं, यहां पे एक्साइटेशन नहीं मिलती। ये सारी बातें आप पढ़ भी सकते हैं, सारी बातें ये वही हैं जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, because induction motor at no load behaves as a synchronous motor, and synchronous motor has a phenomena of maintaining output speed constant. So synchronous में क्या होगा, ns is equal to 120 f by p. What is f? F is the frequency of the stator, fs stator frequency, ns is the synchronous speed, p is the number of poles. तो ये rpm में मैंने आपको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो rps में हो जाएगा, rps रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो 2 fs बाय पी, यहां पे 60 से डिवाइड कर लेंगे नीचे में, तो 2 fs बाय पी हो जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो ns इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। ये हमारे पास वाउंड रोटर है। इसका चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा टॉपिक आएगा, हम वाउंड रोटर को चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन दो बातें हमने यहाँ पे ये करनी है कि याद रखिएगा कि सिंक्रोनस इंडक्शन के अंदर जो रोटर हैं दोनों इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है रियोस्टैटिक एडजस्टमेंट
कंट्रोल जिसमें हमारा वाउंड रोटर इस्तेमाल होता है। ये कौन सा है? वाउंड रोटर, जिसमें रेजिस्टेंसेस क्या करती हैं? वेरी करती हैं। दूसरा है हमारे पास स्क्विरल केज रोटर है, जो हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनस मोटर में भी और जनरेटर में भी। तो स्क्विरल केज जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। तो याद रखिएगा जब रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड होती हैं तो फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस से फिक्स्ड करंट गुजरेगा, फिक्स्ड करंट से फिक्स्ड एक्साइटेशन आएगी, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जाइजेशन आएगी और अपने टाइम पर वो रोटर स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से सिंक्रोनस जो स्क्विरल के जो रोटर है उसकी डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क बढ़ नहीं सकती, वाई? रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। जो वाउंड रोटर हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस वेरी होगी करंट वेरी होगा, करंट वेरी होगा टॉर्क वेरी होगा, और टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क वेरी होगी और उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस। याद रखिएगा कि दोनों इस्तेमाल होती हैं। शायद आई थिंक अब तो शायद उसमें भी, जनरेटर में भी शायद यही इस्तेमाल होते हो। तो सिंक्रोनस जनरेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास जो है वो इंडक्शन के अंदर वाउंड रोटर्स, बिकॉज दे आर वाउंड रोटर्स, दे आर कॉल्ड एज स्लिप रिंग रोटर्स। स्लिप रिंग रोटर्स यूजिंग रेहोस्टैटिक स्पीड कंट्रोल। रेहोस्टैटिक स्पीड कंट्रोल, ठीक है जी। आगे हम इसको मजीद इसको पढ़ेंगे। और डैम्पिंग वाइंडिंग रोटर जिसे हम कहते हैं स्क्विरल केज वाइंडिंग, उसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते रेहोस्टैटिक बिकॉज ऑफ दी फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इसको फिलहाल यहां तक फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा जी, ये एक सिंपल एग्जांपल है, स्पीड निकालो, ठीक है जी। 85% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू 0.85 से 60 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 FIP में पुट करना है, 1020 RPM आ जाएगा, ठीक है। आगे है मल्टी स्पीड फिक्स फ्रीक्वेंसी पोल चेंजिंग मोटर्स। याद है हमने आपको ये बात डिस्कस की थी कि ये देखें, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने लिखी है। पोल्स के साथ स्पीड का क्या ताल्लुक है? इनवर्स ताल्लुक है। पोल्स को मैं ज्यादा करूंगा स्पीड कम होगी, पोल्स को मैं कम करूंगा स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो दो चेंज मेथड है, एक चेंज करना पोल से और एक चेंज करना फ्रीक्वेंसी से। अब इसका फिनोमिना क्या होता है, जरा सा मैं इसको आपको यहाँ पे इस तरह समझाता हूं। इसका फिनोमिना क्या होता है? इसका फिनोमिना ये होता है हमारे पास कि रोटर के जो हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे पोल्स जो बनते हैं स्टेटर के, लाजमी बात है वो मैकेनिकली स्ट्रक्चर के डिजाइन होते हैं, ठीक है जी। अब किसी पर आप जो है वो वाइंडिंग्स करेंगे तो वो पोल बिहेव करेगा, किस पे नहीं करते तो वो पोल बिहेव नहीं करेगा, ठीक है जी। एक होगा ओपन सर्किट, एक होगा क्लोज सर्किट, एक बात ये। दूसरी बात है आपके पास फॉर एग्जांपल 6 पोल्स ऑपरेशनल थे मशीन के अंदर। कितने पोल्स थे? 6 पोल्स थे। इसका मतलब है 6 पोल्स पर वाइंडिंग्स थी, ठीक हो गया। अभी आपने स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है। मैं पोल अगर कम करूं, 6 से मैं 4 पर जाऊं तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? 2 को ओपन सर्किट कर दूंगा वाइंडिंग्स को यूजिंग कंट्रोल। तो जैसे ही कहोगे तो एकदम दोनों के पोल्स आपस में 4 हो जाएंगे, स्टेटर के और रोटर के डिस्कनेक्शन कंट्रोल की थ्रू, ठीक है जी, कंट्रोल के थ्रू। तो पोल्स वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होगी तो करंट नहीं गुजरेगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल की खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल की खत्म हो जाएगी तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा सिंक्रोनिज्म में। तो पी चला जाएगा 4 पे, 4 चलेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अब मेरे पास 6 थे फॉर एग्जाम्पल, वही पुरानी बात, 6 पोल्स थे, मैं इससे 8 करना चाहता हूं क्योंकि मेरी मकसद ये कि मैं स्पीड को कम करना चाहता हूं। तो मैंने 6 से मैंने उस पे चला गया, 8 पे चला गया, 2 पोल्स को और शॉर्ट सर्किट कर दी, क्लोज कर दी, स्विच क्लोज कर दिया तो पोल्स आपस में कनेक्ट हो गए। तो पोल्स के वाइंडिंग्स कनेक्ट हो गई, क्लोज सर्किट हो गया, करंट गुजरेगा, पोल बिहेव करेगा। अब पोल्स बढ़ गए, 6 से 8 हुए, पोल्स बढ़े तो स्पीड कम होगी। इसी तरह मैं स्टेप्स में पोल्स को कम कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 से मैं 4 पे गया, 4 से मैं 6 पे गया, 6 से मैं 8 पे गया, और 12 और 16 और 18, इस तरह मैं स्टेप्स में भी इंक्रीज कर सकता हूं पोल्स को, और डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 12 पोल से 8 पे आया, 8 से मैं 4 पोल्स पे आया। तो आपकी जो जिस तरह यहाँ पे क्या है, पोल अरेंजमेंट ऑफ 2, 4 and 6 पोल्स प्रोवाइड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3600। इस तरह इस स्टेप्स में स्पीड कंट्रोल होती है 3600, 1800, 1200 RPM, ठीक है जी, फ्रॉम 60 हर्ट्ज सिस्टम। इस तरह ये प्रोवाइड होती हैं। सेपरेट वाइंडिंग्स, 3 सेपरेट वाइंडिंग्स ईच अरेंज फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स रिजल्ट इन 3 फेज स्पीड,
थ्री फेज वाइंडिंग मोटर, जैसे इस मल्टी स्पीड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे कंट्रोल रहती है, सिर्फ छेड़छाड़ जो होती है पोल्स के थ्रू होती है, तो उसे कहते हैं पोल चेंजिंग मोटर्स। 2, 4, 6, 8 फॉर एग्जाम्पल 8, 7, 2, 6, 4 और 2 इस तरह चेंज करोगे तो इससे आगे स्पीड चेंज होगी। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा हमने इसको गौर से सुनना है और इसको बार बार जो है वो कॉपी पेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि इंडक्शन में फिनोमेना सारा का सारा हमारा कंट्रोल किससे होता है? थ्रू स्लिप से होता है। स्लिप से होता है और ये स्लिप वो पैरामीटर है जिसके थ्रू इंडक्शन मशीन्स का हम कंट्रोल करते हैं, इसकी स्पीड कंट्रोल होती है, इसके और ऑपरेशनल पैरामीटर्स थ्रू स्लिप से हमें पता चल जाते हैं। ठीक है जी, और फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो कि इंडक्शन मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसकी सारी की सारी जो हम एनालिसिस करते हैं ग्राफिकल, वो थ्रू स्लिप एंड स्पीड करते हैं कि स्लिप पे क्या होगा, स्पीड पे क्या होगा, तो हम इस चीज को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक चीज बतानी है, एक चीज है स्लिप, एक है स्लिप और एक है स्लिप स्पीड। क्या है? एक चीज है स्लिप स्पीड और दूसरी क्या है? स्लिप। दो चीजें हैं। स्लिप स्पीड सिंपल डिफरेंस है और स्लिप क्या है? रेशो है। तो ns माइनस nr स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे सिंपल कहते हैं स्लिप स्पीड n। उसे क्या कहते हैं? n इज स्लिप स्पीड, ये याद रखिएगा, n इज द स्लिप स्पीड, इसे याद रखिएगा। ठीक हो गया, ये तो डिफरेंस आ गया सिंपल। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज रेशो है। क्या है? रेशो है। रेशो किसका है? स्लिप स्पीड का, स्लिप स्पीड का ns माइनस nr डिवाइडेड बाय स्टेटर स्पीड। ठीक हो गया, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं स्लिप को, इट्स द रेशो, स्लिप इज द रेशो ऑफ स्लिप स्पीड टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्टेटर की स्पीड, और या ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns, ये फेमस फॉर्मूला है स्लिप का, ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है जी? स्लिप का। इट्स द फॉर्मूला फॉर दी स्लिप, ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। ठीक हो गया, n क्या हो गया? ये गरीब डिफरेंस हो गया, ns माइनस nr, ये n डिफरेंस हो गया, और s क्या हो गया? रेशो। तो रेशो में क्या है? यूनिट तो होता नहीं है, पर यूनिट की वैल्यू में, पर यूनिट में मेजर कर सकते हैं स्लिप को, किसमें? पर यूनिट में, क्योंकि स्पीड की जो वैल्यूज आएंगी फॉर एग्जांपल 0 to 1, उसको पर यूनिट में भी या परसेंटेज में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम स्लिप का। स्लिप में भी एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट, स्लिप पर यूनिट में भी कर सकते हैं। पावर सिस्टम का जो बेसिक पैरामीट्रिक यूनिट है, द स्लिप डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिकल लोड कनेक्टेड टू द रोटर शाफ्ट, ये तो रोटर के साथ है। तो स्लिप के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हुए? स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, रोटर स्पीड, दो चीजें हैं, और डिफरेंस तो इसका ns का है स्टेटर स्पीड का। nr वेरी करेगा, याद रखिएगा, nr वेरी करेगा, तो इससे सारी की सारी डिफरेंस भी वेरी होगा, रेशियो भी वेरी होगी, s चेंज हो जाएगी। फिर nr के साथ और प्लग एंड प्ले हुआ तो s के अंदर चेंज होगी। तो s की क्या क्या रेंज है? द रेंज ऑफ s, यानी कि स्लिप इज वेरीड बिटवीन 0 to 1, इसकी रेशियो क्या है? 0 और 1 के दरमियान है, 0 to 1 यहां पे नहीं लिखा, लेकिन ये क्लियर है। एक वैल्यू उसकी स्लिप की 0 आएगी, एक वैल्यू स्लिप की 1 आएगी। 0 से 0.5 भी जाता है, 0.5 से 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, मैक्सिमम 1 से रिवर्स भी हो सकता है, 1 से 0.9, 0.8, 0.7 करते करते 0 पे। ठीक है, अब ये समझना है कि 0 कब होता है, ये समझना है कि 1 कब होता है, और ये समझना है कि 0 से 1 तक कब कैसे जाता है, और 1 से 0 की तरफ कैसे आता है। साथ ये भी समझना है कि जब 0 से 1 की तरफ जाएगा तो क्या इसका फिनोमेना होगा, उस वक्त क्या बिहेवियर होगा मशीन का, और जब 1 से बैकवर्ड जाएगा तो क्या बिहेवियर होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, पहला केस हम ये डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ स्टूडेंट ने, ये देख लें। द स्लिप वेरीज बिटवीन 0 to 1, 0 स्टिल लेस देन इक्वल टू s एंड स्टिल लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के दरमियान इसकी क्या है जी? वेरिएशन है। ठीक है जी, पहला केस हम डिस्कस करते हैं एट सिंक्रोनिज्म। ठीक है जी, हम ये केस डिस्कस इक्वेशन 4.3 हम इस्तेमाल करेंगे बार बार 4.3। nr
एन आर इज इक्वल टू एन एस एट सिंक्रोनिज्म हम अज्यूम करते हैं कि एक पोजीशन ऐसे ही आई इंडक्शन मोटर की, शायद वो नो लोड पे बिहेव कर रहा था, नो लोड पे, तो एन एस और एन आर आपस में 1200 फॉर एग्जांपल आरपीएम दोनों के थे, तो एन एस और एन आर आपस में क्या थे, इक्वल। व्हेन एन एस एंड एन आर बोथ आर इक्वल, सो एन एस इज इक्वल टू एन आर हुआ तो एस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, माइनस हो गए, तो स्लिप बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो स्लिप जीरो हो गई, तो स्लिप जीरो का मतलब क्या है, द मशीन इज फुली सिंक्रोनाइज्ड, द मशीन इज फुली सिंक्रोनाइज्ड। और सिंक्रोनाइज में फीचर क्या होता है, डेवलप टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो, डेवलप टॉर्क इज जीरो, मशीन इज फुली सिंक्रोनाइज्ड, डेवलप टॉर्क इज जीरो। वाई जीरो, बिकॉज उसको मिनिमम एफर्ट करनी पड़ती है, अब तो एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले एफर्ट करने की जरूरत थी स्टार्टिंग के लिए। तो मशीन स्टार्ट हुई, रोटर स्टार्ट हुआ, करते करते रोटर इस पॉइंट पे पहुंच चुका सिंक्रोनिज्म के कि एन एस एन आर बराबर होगी। जब वो आपस में इंटरलॉकिंग होगी उनकी आपस में थ्रू इंडक्शन फिनोमेना, तो उसके थ्रू जो है स्पीड्स बराबर होगी। अब तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होती है जब ये एनआर की वैल्यू जीरो होती है, स्टार्टिंग होती है। अब तो ये सिंक्रोनिज्म में, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, तो डेवलप टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मशीन विल बी फुली सिंक्रोनाइज्ड। स्लिप की वैल्यू क्या होगी, जीरो। स्लिप एट जीरो इज फुली सिंक्रोनाइज्ड, ये याद रखिएगा, स्लिप एट जीरो इज फुली सिंक्रोनाइज्ड। ठीक हो गया। और सिंक्रोनाइज का मतलब क्या, रोटर एंड स्टेटर पोल्स बोथ आर मैग्नेटिकली इंटरलॉक्ड, आपस में लॉक हो गए हैं, सिंक्रोनिज्म का फिनोमेना कर रहे हैं। ठीक है जी, ये पहला केस है। दूसरा केस है कि दूसरा केस 4-3 का है। ये एनआर वो केस था जहां पे एनआर और एनएस आपस में क्या थे, सिंक्रोनाइज थे। अब दूसरा केस है कि द रोटर इज एट रेस्ट, दूसरा केस है द रोटर इज एट रेस्ट। ठीक है जी, जब रोटर रेस्ट पे होगा, व्हेन एन आर इज इक्वल टू जीरो, यहां पे 4-3 में एन आर जीरो कर दें। जीरो क्यों कर दें, रोटर इज एट रेस्ट, रोटर रेस्ट पे होगा, या रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग, या रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग, तो उस वक्त रोटर की स्पीड इक्वल टू जीरो होगी, एन आर इज इक्वल टू जीरो, एन आर इज इक्वल टू जीरो। तो जब एन आर इज इक्वल टू जीरो होगा, रोटर इज एट रेस्ट और रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, एन आर जीरो होगा, तो ये जीरो पुट कर लेंगे, एन एस बाय एन एस इज इक्वल टू 1, तो स्लिप का दूसरा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, एन आर इज इक्वल टू जीरो, तो स्लिप की दूसरी वैल्यू होगी 1। इसका मतलब पहले स्लिप जीरो था, सिंक्रोनाइज था, अब स्लिप क्या आ गया, 1। जब स्लिप 1 आ गया, इसका मतलब है इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके 2-3 मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये निकलता है कि द रोटर इज ब्लॉक्ड इनिशियली। ठीक है जी, ब्लॉक्ड का मतलब है रुका हुआ है, ब्लॉक हुआ है, अभी चल रहा, एट रेस्ट, ब्लॉक्ड मींस एट रेस्ट। और दूसरा मतलब क्या हुआ, एट जस्ट स्टार्टिंग, अभी स्टार्ट होने को है या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, तो स्लिप की वैल्यू क्या है, 1। व्हेन स्लिप इज 1, द रोटर इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ठीक है जी, द रोटर इज एट रेस्ट, द रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, तो स्लिप की दूसरी वैल्यू होगी 1। तो 1 पे एनआर की वैल्यू 0 हो गई, रोटर ब्लॉक्ड हुआ है। स्लिप इज इक्वल टू 0, रोटर इज फुली सिंक्रोनाइज्ड। जब स्लिप इज इक्वल टू 0 होगा, फुली सिंक्रोनाइज्ड हो गया, तो स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एनएस और एनआर बराबर हो जाएंगे, स्पीड विल मैक्सिमम। दूसरी बात, स्लिप जब 1 होगी, जब स्लिप 1 होगी उस वक्त रोटर की स्पीड क्या होगी, 0। तो रोटर की स्पीड जब 0 होगी तो स्लिप 1 हो गया, इसका मतलब है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है अगर उसने सप्लाई ऑन की, लेकिन एनआर की वैल्यू इनिशियली उसकी क्या होगी, 0 होगी। इट इज जस्ट स्टार्टिंग, इट इज एट रेस्ट और इट इज ब्लॉक्ड, ये 3 कंडीशंस हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 बातें याद रखिएगा, 0 और 1। अब अच्छा, अब एक और बात, हाँ, जब ये स्लिप 1 था उस वक्त स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम, ये याद रखिएगा, क्योंकि डिफरेंस है, d∅dt रेट ऑफ चेंज आएगा फ्रॉम स्टेटर टू दी रोटर, रोटर 0 पे है, तो ये d∅dt विल बी मैक्सिमम इंडक्शन होगी, तो हमारे पास जो टॉर्क होगी वो मैक्सिमम होगी, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम हियर, एंड यहां पर टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, 0, बिकॉज इट्स सिंक्रोनाइज्ड। ठीक हो गया, दूसरी बात हो गई। अच्छा, अब एक और एंगल से समझाते हैं, वो क्या, स्लिप 0 है, सिंक्रोनाइज्ड है, और 0 से ये आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड था, ये 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि 0 से ये 0.5 पे गया, फिर 0.9 पे गया, 0.9 से 1 पे गया, इसका मतलब है एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेशन की तरफ गया। एक बात। अच्छा, इससे उल्टा डिस्कस करते हैं, स्लिप 1 थी और स्लिप फिर आगे मूव हुई 0 पे, 1 से 0 पे हुई, क्या मतलब हुआ, रोटर इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, रोटर इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो रोटर ब्लॉक्ड था,
रोटर ने अपनी मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की 0.5 पे करते 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 रोटर जो है वो कंप्लीटली जीरो पे चला गया। जब जीरो पे गया तो फुली सिंक्रोनाइज्ड हो गया। इसका मतलब है डी एक्सेलरेशन से या रेस्ट से रोटर कंप्लीटली मूव कर गया एक्सेलरेटेड पोजीशन पे। ठीक है, एक मतलब, दो मतलब ये हो गए। एक और मतलब हम दरमियान में और समझाने के लिए कहते हैं कि अगर यहां पे मेरे पास हो जी फॉर एग्जांपल 0, ठीक है, यहां पर 1 है, दरमियान में 0.5 है, 0.5 आ गया। अब स्लिप 0.5 हुई तो क्या मतलब हुआ, स्लिप इज इक्वल टू 0.5 पे एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते द मशीन इज एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन। अगर उसकी स्लिप डायरेक्ट 0.5 निकल आई, अगर 0 से 0.5 की तरफ निकली है इसका मतलब है डी एक्सेलरेट कर रही है। अगर 1 से 0.5 की तरफ आई है तो एक्सेलरेट कर रही है। बस इसको याद रखिएगा। इसको मजीद बार बार हम इस्तेमाल करेंगे कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। इक्वेशन 4.3 है। इक्वेशन 4.3 ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना स्लिप के साथ एनएस को, एस एन एस हो जाएगा, और इसको एनएस और एस एन एस को आपस में रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4 एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। तो यही वही फार्मूला है। यहां पे स्लिप की वैल्यू 1 डालो, एन आर इज इक्वल टू 0, रोटर इज ब्लॉक्ड। स्लिप की वैल्यू 0 डालो, एन आर इज इक्वल टू एन एस, द मशीन इज सिंक्रोनाइज्ड। इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 आ गई। ठीक हो गया जी। अब इसमें से दो चीजें सिर्फ डिस्कस करने की हैं कि अफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया, और अफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर वोल्टेज। बस ये दो चीजें हम लास्ट इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि यहां पर हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो पढ़ा था अभी मॉडल फॉर्मूला NS = 120 F/P, ये हमने स्टेटर के लिहाज से NS = 120 F/P। ठीक है जी। और Fs किसके बराबर होगा, अगर मैं F निकालूं तो क्या हो जाएगा, PNS/120, PNS/120, PNS/120। ठीक है जी। ये तो स्टेटर की बात। अब रोटर की बात आ रही है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FR। क्या होगी, FR। P इज नंबर ऑफ पोल्स दैट रिमेन्स फिक्स्ड इनटू N। N इज द स्लिप स्पीड, N इज द स्लिप स्पीड डिवाइडेड बाय 120। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सट्रैक्टिंग द रोटर फ्रीक्वेंसी। ये कौन सा फार्मूला है रोटर फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करने का। अगर इसको वो पिछले फार्मूले की तरह लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 120 FR/P इज इक्वल टू NS नहीं होगा बल्कि N होगा, N इज इक्वल टू NS माइनस NR। स्लिप स्पीड के लिहाज से ये एक्सप्रेस होगा विद रिस्पेक्ट टू स्लिप स्पीड। तो FR इज इक्वल टू क्या बना, डायरेक्ट P इंटू N डिवाइडेड बाय 120। तो N के अंदर पुट कर लें वैल्यू NS माइनस NR तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NR। अब NS माइनस NR किसके बराबर था, NS माइनस NR, ये देख लें, NS माइनस NR इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो SNS 4-3 से क्या बना, SNS। तो SNS बन गया। NS माइनस NR किसके बराबर, SNS। ये SNS दोबारा पुट करें ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FR इज इक्वल टू SP NS डिवाइडेड बाय 120। अच्छा जी, ये बात अब यहां पे समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है 4-7। वो क्या, स्लिप को 1 करो, स्लिप को 1 करता हूं तो FR इज इक्वल टू P NS बाय 120 मेरे पास आ गया। अब यहां पे फिनोमेना समझना है। स्लिप 1 है, रोटर इज ब्लॉक्ड। सिंस रोटर इज ब्लॉक्ड द फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड इन द रोटर इज कॉल्ड ब्लॉक्ड रोटर फ्रीक्वेंसी FBR which is equal to PNS divided by 120। क्लियर हो गया। ठीक है। अब स्लिप की वैल्यू इस इक्वेशन में दोबारा 0 पुट कर दो चेक करने के लिए तो FR क्या आ जाएगा, 0। इससे क्या मतलब हुआ, जब स्लिप 0 था तो सिंक्रोनाइजेशन थी, d∅dt नहीं था तो रोटर के अंदर क्या इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिकली, 0 फ्रीक्वेंसी। अब रोटर के अंदर चेंज आई, स्लिप 1 में एट रेस्ट था, जस्ट स्टार्टिंग द d∅dt मैक्सिमम था तो FBR क्या हो गया, उसकी वैल्यू जो होगी कुछ आएगी ब्लॉक रोटर फ्रीक्वेंसी में, उसकी वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ d∅dt विल बी मैक्सिमम। तो उसको एक्सप्रेस किया ऐसे ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी रोटर। ठीक है जी, ब्लॉक फ्रीक्वेंसी रोटर। अब FBR की जो वैल्यू यहां पे हमारे पास 4.8 में है, इसको वैसे का वैसे ही दोबारा पुट कर लें ऊपर 4.7 में तो आपके पास वही रिलेशन दोबारा बन जाएगी, जिसका एक ही मतलब है कि FR इज इक्वल टू S FBR। स्लिप 1 है तो ये बराबर है, स्लिप 0 है तो ये वैल्यू 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ,
सिंक्रोनाइज्ड है, डी5 बाई dt रेट ऑफ चेंज नहीं है तो जीरो होगी एफ आर। स्लिप 1 है, ब्लॉक्ड है, एट रेस्ट है, जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है जी, तो उस वक्त क्या होगी, एफ आर इज इक्वल टू एफ बी आर, और एफ बी आर की वैल्यू जो ऊपर स्टेटस इंडक्शन होगी वही रोटर में इंड्यूस होगी। अच्छा जी, यहां तक एक और चीज देख लेते हैं। यहां पे उस वक्त जहां पे ये ब्लॉक्ड के हमने कैसे डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी के, उस वक्त इसकी ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ब्लॉक्ड रोटर फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की, अब ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ब्लॉक्ड रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको याद होगा ये ट्रांसफार्मर की फेमस इक्वेशन है, याद होगा आपको ट्रांसफार्मर इक्वेशन है। तो मैंने आपको कहा 3 फेज मोटर्स, इंडक्शन मोटर बिहेव लाइक अ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के साथ बिहेव करता है, तो ईएमएफ इक्वेशंस विल बी इक्वल। इसके अंदर कोई नई चीज तो नहीं होती, नया रॉकेट साइंस भी नहीं है। प्राइमरी एक बिहेव करता है, सेकेंडरी बिहेव करता है, तो इंडक्शन के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो होती है दैट इज सेम 4.44 n नंबर ऑफ टर्न्स। एफ आर रोटर के फॉर्म्स में लिख रहे हैं तो एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी की रोटर फ्रीक्वेंसी होती है, स्टेटर की प्राइमरी होगी तो एफ एस होगा स्टेटर के केस में, ये रोटर है तो एफ आर इंटू 5 मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस्ड ई 5 मैक्सिमम, सो दिस इज ई आर। अब एफ आर की वैल्यू हम लोगों ने पीछे क्या निकाली है, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ बी आर, तो एस एफ बी आर को पुट कर लें तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। इसके भी दो मतलब निकलते हैं, एक मतलब क्या है कि स्लिप को जीरो कर दो। स्लिप कब जीरो होती है, सिंक्रोनाइज्ड में जीरो होती है, जीरो पुट कर दो तो ई आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी5 बाई dt नहीं होता तो एफ आर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, वहां पे भी फ्रीक्वेंसी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, करंट नहीं आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर क्या होगा, जीरो, तो वो वेव फॉर्म ही नहीं बनेगी। डी5 बाई dt इज जीरो, चेंज नहीं हो रही, दोनों कंडक्टर्स की सेम मोशन सेम पोजीशन पे है, स्लिप जीरो पे सिंक्रोनाइज्ड है, तो ई आर क्या होगी उस वक्त, वो भी जीरो हो जाएगी। ये बात तो वो जीरो वाली आ गई। अब एट रेस्ट जस्ट स्टार्टिंग ब्लॉक्ड केस, स्लिप 1, स्लिप को 1 कर दो तो ई बी आर किसके बराबर हो जाएगा, ई बी आर के बराबर, ब्लॉक्ड रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 एन स्लिप तो 1 कर दिया ना, एफ बी आर 5 मैक्सिमम, ये दोबारा उसमें पुट कर दें तो ई आर इज इक्वल टू एस ई बी आर, तो एस जीरो ई आर जीरो, एस 1 ई आर इज इक्वल टू ई बी आर, इट्स ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज। रोटर वोल्टेज भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो ये दो रिलेशन आ गई हमारे पास, एक आ गई 412 हमारे पास और एक रिलेशन हमारे पास 49 आ गई। एक आ गई रोटर की फ्रीक्वेंसी और दूसरी आ गई रोटर की वोल्टेज। तो मैं आखिर में फिर समराइज करता हूं बात को समझाने के लिए, वो क्या है कि जब सिंक्रोनिज्म होगी, ठीक हो गया, सिंक्रोनिज्म होगी तो स्लिप क्या होगी, जीरो, टॉर्क क्या होगी, स्लिप जीरो पे सिंक्रोनिज्म होती है, सिंक्रोनिज्म पे टॉर्क क्या होती है, जीरो होती है, और सिंक्रोनिज्म पे डी5 बाई dt क्या होता है, जीरो क्योंकि बराबर होते हैं, और रोटर फ्रीक्वेंसी भी जीरो होती है, और ई आर जो रोटर की वोल्टेज है वो भी जीरो होती है। अब दूसरा केस उल्टा दिखाते हैं, स्लिप 1 आ गई, रोटर इज ब्लॉक्ड, रोटर इज जस्ट स्टार्टिंग, तीन बातें स्लिप 1 पे आ गई। स्लिप 1 पे जस्ट स्टार्टिंग डी5 बाई dt वैल्यू मैक्सिमम, रोटर की वोल्टेज भी आएगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आएगी, उसे कहेंगे ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज या ब्लॉक्ड रोटर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल 4.2 छोटी सी है, इसी के साथ है, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4.8 से स्टार्ट करेंगे। तो रोटर एग्जाम्पल 4.2 क्या है जी, द फ्रीक्वेंसी एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ द रोटर, इन द रोटर है तो ऑफ द रोटर की है, एक एफ आर दे दी है, एक ई आर दे दी है, ऑफ सर्टेन 6 पोल वाउंड रोटर हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है, हुज शाफ्ट इज ब्लॉक्ड, स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा, शाफ्ट इज ब्लॉक्ड, इसका मतलब यह है कि एनआर इज इक्वल टू जीरो, व्हेन एनआर इज इक्वल टू जीरो स्लिप इज 1। यहां भी आपको बता दिया एक बात, ये आपको दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं या निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए शाफ्ट इज ब्लॉक्ड। आर शुरू में ये इनिशियल बात बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, उसकी वोल्टेज कितनी दी हुई है 100। फाइंड आउट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज व्हेन द रोटर इज रनिंग एट 1100 आरपीएम। जरा तवज्जो के साथ सुनना, डिटरमिन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज व्हेन द रोटर इज रनिंग एट, पहले क्या था ब्लॉक, तो एनआर क्या था जीरो, व्हेन एनआर इज जीरो स्लिप इज 1। कहता है अब नहीं, अब एनआर चेंज हो गया, रनिंग एट 1100 आरपीएम। तो सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड ns 120 fs by p, f कितने हैं 6 है, पुट कर लें, p कितने हैं fs कितना है 60 जो रेटेड वैल्यू है, p कितना है 6, पुट कर लें 1200 rpm आ गया। अगला हमेशा क्वेश्चन, जब भी ns निकालने के बाद या सबसे पहले स्लिप निकालेंगे तो स्लिप से पहले ns की जरूरत थी तो ns पहले निकाल लिया, स्लिप इज ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns,
तो एनएस कितना है 1200, चेंज आई है 1100 पे, 1100 से किया तो कितना के 0.0833। ठीक है जी। अगर ये चीजें ना पूछा, डिटरमिन से आगे कहता कि फाइंड आउट द स्लिप, तवज्जो के साथ सुने, डिटरमिन से आगे ना पूछता, ये ना होता ही ना, ये पूरा का पूरा ना होता, तो क्या मतलब था इसका? इसका मतलब है स्लिप निकालो, तो क्या करेंगे? शाफ्ट इज ब्लॉक्ड, एनआर इज 0, स्लिप इज 1। बस यहां पर निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि अब उसने कहा नई वैल्यूज है 1100 की, तो स्लिप चेंज हो गई 0.083, पहले कितनी थी 1 पे थी, 1 से 0.0833 की तरफ चली गई, यानी कि 0 के पास चली गई, यानी सिंक्रोनिज्म के पास जा रही है। अब क्या चीज निकालो? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, कौन सी वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एक वही फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है रोटर की, इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। एक ईआर हो गई, एफ आर हो गई। तो एफ आर स्लिप के साथ क्या फार्मूला है? एफ आर इक्वल टू एस एफ बी आर, ये 0.0833 इंटू एफ बी आर। ब्लॉक केस में शाफ्ट इज ब्लॉक्ड, आर 60 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ईबीआर ब्लॉक के साथ 100 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके एफ आर और ईबीआर हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे है 4.8, लेकिन इसके करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे कर दूं आप लोगों को, वो ये है कि ये इंडक्शन का चैप्टर है, तो इसमें मैथमेटिक्स इक्वेशंस, कर्व्स, ग्राफ्स बहुत सारे हैं, जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीजें आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसकी प्रैक्टिस बाय हार्ट करें।